नमस्ते। आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून पॉश एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसका पूरा नाम है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। ये महज एक कानून नहीं है, बल्कि काम करने की जगहों को सबके लिए, खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। देखिए, इस कानून की प्रस्तावना ही इसकी आत्मा को बयां करती है। ये साफ कहता है कि यौन उत्पीड़न सिर्फ एक गलत व्यवहार नहीं है, ये किसी महिला के समानता और सम्मान से जीने के मौलिक अधिकार का हनन है। और यही यही इस पूरे कानून की बुनियाद है। तो इन्हीं मौलिक अधिकारों को असलियत में लागू करने और उनकी रक्षा के लिए साल 2013 में ये एक्ट बनाया गया। इसका पूरा नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 है। तो चलिए इस कानून की गहराइयों में उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम सुरक्षा के अधिकार से शुरू करेंगे, फिर कुछ जरूरी परिभाषाओं को समझेंगे, शिकायत समितियों के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि शिकायत और जांच की प्रक्रिया क्या है, कंपनियों के क्या कर्तव्य हैं, और अंत में कानून का पालन न करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका सबसे बड़ा और मूल उद्देश्य हर महिला को एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट देना है जहां वो बिना किसी डर के सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। देखिए, ये कोई सुविधा नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानवाधिकार है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कानून कहाँ लागू होता है, किसके लिए है और इसमें किन चीज़ों को शामिल किया गया है। इसे ठीक से समझने के लिए कुछ बेहद ज़रूरी परिभाषाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। कानून में यौन उत्पीड़न को बहुत साफ साफ परिभाषित किया गया है। इसमें 5 तरह के व्यवहार शामिल हैं, जैसे कि अनचाहा शारीरिक संपर्क, सेक्सुअल फेवर की मांग करना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करना, पोर्नोग्राफी दिखाना, या फिर यौन प्रकृति का कोई भी ऐसा व्यवहार, चाहे वो शारीरिक हो, मौखिक हो या गैर मौखिक, जो अनवेलकम हो, यानी जिसकी इच्छा ना हो। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना रहे। अब एक और बहुत दिलचस्प बात, कार्यस्थल या वर्क प्लेस का मतलब क्या है। ये सिर्फ हमारे ऑफिस की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, अस्पताल, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, काम के सिलसिले में विजिट की गई कोई भी जगह, यहाँ तक कि ऑफिस की कैब या बस भी शामिल है। और तो और, घरेलू कामगारों के लिए उनका काम करने का घर भी एक कार्यस्थल ही माना जाता है। तो ये कानून सुरक्षा किसे देता है? सीधी सी बात है, वर्क प्लेस पर मौजूद हर महिला को, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, टेम्परेरी हो, ट्रेनी हो, कॉन्ट्रैक्ट पर हो या फिर वॉलंटियर ही क्यों न हो, उसकी उम्र या पद से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कानून सबके लिए है और ये इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। चलिए अब बात करते हैं उस मैकेनिज्म की जो शिकायतों को सुनता और हल करता है। तो अगर कोई घटना होती है तो आगे क्या होता है? इसके लिए कानून ने 2 तरह की शिकायत समितियों का ढांचा तैयार किया है। यहाँ एक तरह की दोहरी व्यवस्था है। हर वो कंपनी या संस्था जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां एक इंटरनल कमेटी यानी आईसीसी बनाना अनिवार्य है। और उन जगहों के लिए जहां 10 से कम लोग हैं या फिर जब शिकायत खुद एम्प्लॉयर के ही खिलाफ हो, तो जिला स्तर पर एक लोकल कमेटी यानी एलसी होती है। ये कानून सिर्फ समितियां ही नहीं बनाता, बल्कि शिकायत दर्ज करने से लेकर जांच पूरी होने तक का एक पूरा व्यवस्थित रास्ता भी बताता है। इसमें हर चीज के लिए एक समय सीमा तय है, ताकि मामलों को बिना वजह लटकाया न जा सके और इंसाफ जल्दी मिल सके। और समय सीमा की बात करें तो सबसे जरूरी बात यह है कि घटना होने के 3 महीने के अंदर अंदर लिखित में शिकायत दर्ज करानी होती है। हाँ, अगर कोई बहुत ही ठोस और वाजिब वजह हो तो कमेटी के पास इस डेडलाइन को बढ़ाने का अधिकार भी होता है। तो एक शिकायत का सफर कैसा होता है? सबसे पहले 3 महीने के अंदर शिकायत दर्ज होती है। इसके बाद अगर शिकायतकर्ता चाहें तो सुलह की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे, इस सुलह में पैसों का कोई लेन देन नहीं हो सकता। अगर सुलह नहीं होती या शिकायतकर्ता नहीं चाहता तो फिर एक औपचारिक जांच शुरू की जाती है और इस जांच को 90 दिनों के अंदर पूरा करके रिपोर्ट सौंपनी होती है। ये 90 दिन की समय सीमा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करती है कि जांच में बेवजह की देरी ना हो और मामले को तेजी और गंभीरता से निपटाया जाए, ताकि पीड़ित को लंबा इंतजार न करना पड़े।
अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस कानून में एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ताओं की क्या जिम्मेदारियां तय की गई हैं और साथ ही शिकायत करने वालों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं? देखिए, इस कानून के तहत सिर्फ शिकायत का इंतजार करना काफी नहीं है। कंपनियों की ये जिम्मेदारी है कि वो एक सुरक्षित माहौल बनाएं, नोटिस बोर्ड पर उत्पीड़न के नतीजों और आईसीसी के सदस्यों की जानकारी लगाएं, समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम और वर्कशॉप कराएं, और अगर महिला पुलिस में शिकायत करना चाहे तो उसकी मदद भी करें। मतलब ये कानून सिर्फ इलाज नहीं बल्कि रोकथाम पर भी जोर देता है। अब एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में उठता है कि अगर कोई झूठी या किसी को परेशान करने की नीयत से शिकायत कर दे तो क्या होगा। चलिए देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है, ताकि हमें एक संतुलित नजरिया मिल सके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। कानून साफ कहता है कि सिर्फ इसलिए कि कोई अपनी शिकायत साबित नहीं कर पाया या पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब जांच में ये पक्का साबित हो जाए कि शिकायत जानबूझकर गलत इरादे से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही की गई थी। इस पूरी प्रक्रिया का एक और अहम स्तंभ है गोपनीयता। कानून की धारा 16 के मुताबिक शिकायतकर्ता, जिस पर आरोप है, गवाहों और जांच से जुड़ी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करना सख्त मना है। ये इसलिए जरूरी है ताकि इसमें शामिल सभी लोगों की गरिमा और निजता की रक्षा हो सके। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। अगर कोई कंपनी या नियोक्ता इस कानून के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर कोई नियोक्ता पहली बार कानून का उल्लंघन करता है, जैसे कि आईसीसी नहीं बनाता, तो उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर वही गलती दोबारा की जाती है तो जुर्माना दुगना हो सकता है और साथ ही कंपनी का बिजनेस लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो इन सब नियमों, प्रक्रियाओं और सजाओं के बाद सवाल ये उठता है कि इस कानून का असली अंतिम लक्ष्य क्या है। ये क्या हासिल करना चाहता है। इसका असली मकसद सिर्फ शिकायतों को निपटाना नहीं है, बल्कि ऐसे वर्कप्लेस बनाना है जहां हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो कोई भी हो, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए। ये एक सकारात्मक और सुरक्षित वर्क कल्चर बनाने के बारे में है, जहां हर कोई बिना किसी डर के अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस महत्वपूर्ण कानून को समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।